वेलकम टू प्रीशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ अथॉरिटेटिव यूनिफॉर्म जुडिशियल पैटर्न में मेयर कोड टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और साथ में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774 वो कैसे रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया उसके बारे में आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट को बनाने के पीछे क्या रीज़न था, अब हम ये पढ़ेंगे। जो कंपनी सर्वेंट थे उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे इंडिया से, और जब वो यूके जाते थे तो वो बहुत लेविशली लाइफ जीते थे, और इससे इतना उनके पास इतना पैसा आ गया था कि यहाँ तक कि उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन की सील को ख़रीदना भी शुरू कर दिया था। जो पॉपुलेशन थी यूके की, उन्होंने डाउट करना स्टार्ट किया कि आखिरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या वर्क करती है। कंपनी के शेयर होल्डर ने वोट किया और उन्हें बिग डिविडेंड मिलना शुरू हो गया फ्रॉम द 1676 से, और यह रूल बना कि जो कंपनी जो है अपने जुरिडिक्शन में एक्विजिशन और रेवेन्यू को बनाने के लिए वो हर साल ब्रिटिश एक्सचेकर को 4 पाउंड का भुगतान करेगी, मतलब कि उसे 4 पाउंड पे करेगी। जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उन्होंने पैसा कमाया और वो अमीर होते चले गए, बट जो कंपनी थी वो घाटे में जा रही थी, तो उन्होंने लोन के लिए अप्रोच किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि कंपनी जो थी वो लॉसेस फेस करती जा रही थी, इसी वजह से उसे लोन की ज़रूरत पड़ी और ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने लोन के लिए अप्रोच किया। इसके बाद हाउस ऑफ कॉमन ने कंपनी को जो लॉस अमाउंट था उसे देने से पहले कंपनी के जो भी मामले थे, जो भी मैटर्स थे, उनको जांच करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी और एक सीक्रेट कमेटी अपॉइंट की। और रिपोर्ट के अनुसार ये सजेस्ट किया गया जो कंपनी के ब्रिटिश पार्लियामेंट था, कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर ही लाना जाना चाहिए, और रिपोर्ट में कंपनी के जो भी मैटर्स थे, जो एवल अफेयर्स थे, उनका उल्लेख किया गया, मतलब उनको बताया गया। और जो संसद है, मतलब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास किया, और जिससे कि जो प्रिवेल कर सकें उस ईवल्स को, मतलब भी बुराइयां चल रही थी, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, तो उसको बंद करने के लिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया। पार्लियामेंट ने अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी को किस तरीके से चल रही थी उसको अमेंड किया, उसमें नए नए चेंजेस लाए, और जो भी कंपनी थी और जो भी कंपनी के अंदर काम होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर आने लगा, और इसी तरीके से पार्लियामेंट के एनेक्टमेंट वहाँ स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट जो एनेक्टमेंट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। तो ये रीज़न से जो कि रेगुलेटिंग एक्ट को एनेक्ट किया गया। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोविजन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उसका टर्म 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया, और प्रोविजन बनाया गया कि हर साल 1/4 जो डायरेक्टर होगा वो बारी बारी से इलेक्ट किया जाएगा रोटेशनली। वोटिंग पावर थी शेयर होल्डर की, वो रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई। कंपनी के डायरेक्टर्स की जो रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी अगर मैटर होता था तो इंडिया से आने वाले जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे उनको ट्रेजरी के बिफोर रखना ज़रूरी था, और जो इंडियन गवर्नमेंट के जो भी कोई सिविल या फिर मिलिट्री अफेयर्स जो थी कंपनी से रिलेटेड, वो सभी बातें जो थी वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के सामने रखी जाती थी। इस एक्ट ने कलकत्ता में एक गवर्नर जनरल और काउंसिल अपॉइंट किया गया। उन्हें बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो स्टेट थे उसमें कंपनी के एक्विजिशन के साथ साथ रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी सिविल या फिर मिलिट्री, वॉरेन हास्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट हुए, और अदर 3 जो मेंबर्स थे वो इंग्लैंड से आए। सभी को 5 साल के लिए टर्म ऑफ ऑफिस दिया गया, मतलब उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस था वो 5 इयर्स के लिए था। 3 अफेयर्स थी, उनकी पावर्स मिली, लेकिन अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो हटाने के लिए रिकमेंड करती है तो राजा उन्हें हटा सकता था, मतलब जो किंग था उन्हें वो हटा सकता था। गवर्नर जनरल को केवल 1 वोट मिलता था, और गवर्नर जनरल के पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स को रद्द करने के लिए या ओवर रूल करने की जो थी पावर नहीं थी। इसी वजह से जो अदर 3 काउंसिल मेंबर्स थे उन्होंने अपोज किया इस वॉरेन हास्टिंग की पॉलिसी को, और पहले 6 साल में जो वॉरेन हास्टिंग के द्वारा जो भी इंट्रोडक्शन किया गया था न्यू लॉ या पॉलिसी को, उसके लिए उसे चलाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी।
इन द ईयर 1776 में काउंसिल का जो एक मेंबर था उसकी डेथ हो गई थी और वॉरेन हास्टिंग वोट देने के कारण पावरफुल हो गए थे। इन द ईयर 1786 में गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके डिसीजन को ओवरराइड करने के लिए जो वोट का जो राइट उसको मिला, क्योंकि वे एक्सपीरियंस से जानते थे कि वोट के बिना जो गवर्नेंट काउंसिल है उसका रिजल्ट दिखाने और नीति को मतलब पॉलिसीज को लागू करने में फेल रहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ने मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो वॉर या फिर पीस जो थे उनसे रिलेटेड जो मैटर होते थे कलकत्ता प्रेसिडेंसी की सुपरविजन में रखा। सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी को रेगुलर रूप से रेवेन्यू और अन्य जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते थे जो डिटेल्स थी वो गवर्नर जनरल को भेजना इंपॉर्टेंट था। केवल इमरजेंसी सिचुएशन में सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज को रिक्वायर पड़ने पर मतलब ज़रूरत पड़ने पर डिसीजन लेने की भी परमिशन दी गई थी। इस तरह से जो मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने हमेशा गवर्नर जनरल से बिना डरे डिसीजन लिए। अब आता है सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। इस टॉपिक में पहले हम बात करेंगे क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। 26 मार्च 1774 में किंग जॉर्ज III ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना मतलब स्टैब्लिशमेंट के लिए एक चार्टर जारी किया। चार्टर ने इम्पे को चीफ जस्टिस और रॉबर्ट चार्टर, स्टेफन सेजर और जॉन हेडे को नॉर्मल जज अपॉइंट किया। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता में जुरिडिक्शन था कि वो सारे मैटर्स जो थे ऑल टाइप ऑफ मैटर्स को देखती थी, बट सेम टाइम जो इंग्लैंड में क्या था कि वहाँ पे डिफरेंट कोर्ट्स थी, ईच मैटर के लिए डिफरेंट कोर्ट्स बनाई गई थी। बट 100 साल के बाद वहाँ पर भी इसी तरीके से मतलब 1783 में जुडिकेचर एक्ट पास हुआ। इसके अकॉर्डिंग इंग्लैंड में भी जो डिफरेंट कोर्ट्स थी उसको वो अंडर वन कोर्ट काम करने लगी। मतलब जैसे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता में सारे मैटर्स आते थे, ऐसे ही वहां पे भी कोर्ट ऐसी बना दी गई कि जितने भी मैटर्स होते थे वो एक ही कोर्ट देखती थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस को अपॉइंट किया गया जो कि किंग के द्वारा किया गया, और उनका टर्म ऑफ ऑफिस था वो तब तक था जब तक कि किंग जो है उसके अनुसार ही वो उसके जो पोस्ट थी वो बनी रहती थी। और जो बैरिस्टर होते थे जो कि जिनके पास मिनिमम 5 इयर्स का जो एक्सपीरियंस होता था उसके उन्हीं एक्सपर्टाइज जो लोग थे उनको जज बना दिया जाता था। और जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट थी उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया। जो कोर्ट थी इसके पास जुरिडिक्शन था कि जितने भी क्रिमिनल हैं या सिविल हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस हैं या एक्लेसियस्टिकल केस जो होते वो उनसे रिलेटेड केसेस या फिर चर्च से रिलेटेड या मैटर होता था मत के पास वो उसका राइट था कि वो उन मैटर्स को देखे। क्रिमिनल केस में कोर्ट एक इस तरीके से एक्ट करता था कि उसको कोर्ट ऑफ ओवर एंड टर्मिनल और गोल्ड डिलीवरी के नाम से उस टाउन में उसे जाना जाता था। और फैक्ट्रीज में मतलब जितने भी रिलेटेड केसेस होते थे फैक्ट्रीज से रिलेटेड वो भी उसको वो देखता था। और जो जुरिडिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का वो बिहार, उड़ीसा, बंगाल तक ही नहीं सीमित था। उसका जो एक्सटेंडेड पावर थी वो उसका जो एक्सटेंडेड जुरिडिक्शन था वो यहाँ तक का था कि जो सर्वेंट होते थे, कंपनी सर्वेंट जो होते थे उनके भी वो केसेस देखता था। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अलाउ नहीं था कि वो जो केस होते थे गवर्नर जनरल और काउंसिल के पास कि वो उसको सुनवाई करे या उसकी सुनवाई करे। बट एक्सेप्शन में क्या था कि वो उसकी सुनवाई तब तक नहीं कर सकता था जब तक कि अगर कोई ऐसा क्राइम है, क्राइम ऑफ फेलन और ट्रेजन है मतलब राजद्रोह से रिलेटेड या फिर कोई सीरियस क्राइम किया है अगर गवर्नर एंड काउंसिल में से किसी ने, तो वो सुन सकता था। वैसे वो जो नॉर्मल केस था उस पर वो नहीं उसके केस को नहीं सुनता था। जो अपील की जाती थी सुप्रीम कोर्ट की वो किंग एंड काउंसिल में ही की जाती जो कि इंग्लैंड में थी। गवर्नर जनरल और काउंसिल के पास लॉ बनाने की और जो रूल्स बनाने की भी जो पावर थी उसे मिली हुई थी। और लेकिन बस इस शर्त के साथ थी कि जितनी भी रूल्स या फिर कोई भी लॉ बनना जाता था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे रजिस्टर करना जरूरी था। जब तक रजिस्टर और पब्लिश नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तब तक वो इफेक्टिव वे में नहीं चलेगा। इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा होता था अगर उसे कोई भी रूल या फिर लॉ से रिलेटेड अगर कोई अपील करनी होती थी तो वो विद इन 60 डेज किंग इन काउंसिल के पास उसको अपील कर सकता था जिससे कि वो रूल या फिर लॉ को चेंज करा जा सके। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जानी थी और जो भी अपील
होती थी वो एक निर्धारित समय मतलब स्टिपुलेटेड कोई एक फिक्स टाइम फिक्स्ड पीरियड के अंदर ही होती थी। गवर्नर जनरल के द्वारा जो भी बनाए गए जितने भी सभी रूल्स थे वो इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भेजना मैंडेटरी था। इंग्लैंड में किसी भी पर्सन को रूल्स पब्लिश होने के 60 डेज के अंदर रूल्स के अगेंस्ट अपील करने का अधिकार था और किंग एंड काउंसिल द्वारा जो भी पीरियड के अंदर बिना अपील के किसी भी रूल्स को बदलने या फिर डिसअलाउ करने की पावर थी। और जो सुप्रीम कोर्ट में लॉ या रूल्स जो भी बनते थे वो रजिस्टर किए जाते थे। इस प्रोविज़न में लॉ और रूल्स को इम्प्लीमेंट करना आसान बना दिया, जिससे समय की बचत हुई, क्योंकि अब कंपनी को इंग्लैंड हेड से परमिशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब जो भी लॉ चलता था वो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स ही चलता था। इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि लॉ बनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को रिव्यू किया था और जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल थी या सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस थे या कोई भी ऑफिसर होता था इंडिया में, उसको ये अधिकार नहीं था कि वो इंडिया में कोई भी प्राइवेट ट्रेड कर सके, और साथ ही उन्हें अगर कोई गिफ्ट या प्रेजेंट्स लेने का भी कोई अधिकार नहीं था, उसे भी फॉरबिडन कर दिया था, उसे लेने के लिए भी मना कर दिया था, फॉरबिडन कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत में एक प्रॉब्लम यह भी थी कि रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो मेजॉरिटी की जो भी शर्तें थी वो ठीक से डिफाइन नहीं हो पाई, उनको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया रेगुलेटिंग एक्ट में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच इसी वजह से संघर्ष रहा, या फिर कह सकते हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट रहा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 1774 के चार्टर की जो कुछ अच्छी विशेषताएं थीं, पहला यही था कि रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें सुधार करा गया, उसे इम्प्रूव किया गया। और दूसरा था कि गवर्नर जनरल और कलकत्ता प्रेसिडेंसी की काउंसिल ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। और तीसरा आता है कंपनी पर ब्रिटिश सरकार मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो कड़ा था या फिर बहुत कंट्रोल पूरी तरह से इफेक्टिव था। और फोर्थ आता है रेगुलेटिंग एक्ट ने ब्रिटिश क्राउन को कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करने के लिए भी ऑथराइज किया। लास्ट में आता है जो प्रोविज़न बनाए गए थे वो इसीलिए बनाए गए थे जिससे कि फेयर एंड इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन किया जाए कंपनी के जो भी सेटलमेंट होते थे इंडिया में, मतलब कंपनी में जो भी काम चलता था, जो भी वर्किंग चलता था, उसके जो डिस्प्यूट सेटलमेंट थे या कंपनी अफेयर से रिलेटेड कोई अगर मैटर होता था तो फेयर और इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर्स के साथ साथ रेगुलेटिंग एक्ट के भी डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट और गवर्निंग काउंसिल के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया था और ये कन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते जो भी ट्रायल्स वहाँ चल रहे थे उन पे इफेक्ट हो रहा था, जजमेंट पे इफेक्ट हो रहा था। तो इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।